कहाँ तक बताए थे कल? विद्युत रासायनिक श्रेणी बता दिया ना? आज बोलेंगे ना? देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग, विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग, इसमें देखो पहला नंबर कौन सा उपयोग? सक्रियता ज्ञात करने में। दूसरा नंबर ऑक्सीकारक अपचायक क्षमता का क्रम ज्ञात करने में। तीसरा नंबर विस्थापन अभिक्रिया। ये सामने वाला ले जाओ, तुम लोग उसको ले जाओ, छोटा वाला। विस्थापन अभिक्रिया में तो आगे बड़ा करके बैठ जाओगे तो पीछे दिखेगा नहीं इन लोग को। उसके बाद नर्स समीकरण, नष्ट समीकरण तथा इस पर सवाल। ध्यान देना, नष्ट समीकरण तथा इस पर सवाल। देख लेना, नष्ट समीकरण पर आधारित सवाल पूछा गया एग्जाम में। नष्ट समीकरण से तो एक चीज फिक्स ही है, या तो नष्ट समीकरण सीधा सीधा एक नंबर में पूछा जाएगा या तो उससे सवाल पूछा जाएगा। ये ध्यान दे रहे हैं। और जो रासायनिक श्रेणी का उपयोग है, उपयोग में से 3 सवाल हमने बता दिए, तीनों में सवाल फिक्स है। 3 में से किसी एक पर तो फिक्स रहेगा ही, चाहे विस्थापन, चाहे ऑक्सीकारक अपचायक क्षमता, चाहे तुम्हारा सक्रियता। और विस्थापन में तुम्हारा तीनों आ जाएगा, ध्यान देना, विस्थापन में तीनों आ जाएगा। जल वाला भी आएगा और उसके बाद धातु का धातु आयन से भी आएगा और अम्ल से हाइड्रोजन का भी आएगा, तीनों आ सकता है। चलो ईओपी बराबर माइनस ईआरपी। जो बढ़ता है उसका दूसरा वाला घटेगा। अगर चिन्ह लेके देखोगे तो उल्टा बोलना पड़ेगा तुम्हें तब, चिन्ह के हिसाब से। चलो जी, कहां तक पहुंच गए थे हम लोग? इसमें सीएफटी पढ़ रहे थे ना, जो नए शब्दों का प्रयोग हुआ था उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। नए शब्दों के अध्ययन में हमारे पास 2 चीजें आई थी, एक अपभ्रष्ट कक्षक। तो कक्षकों की अपभ्रष्टता कब तक रहती है? जब तक उनकी ऊर्जा समान होती है, ठीक है। जब उनकी ऊर्जा अलग अलग होती है तो इनकी अपभ्रष्टता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ऐसा हमने डी ऑर्बिटल में देखा था। डी ऑर्बिटल जब तक अपभ्रष्ट थे तब तक पांचों एक साथ थे, और जब उनकी अपभ्रष्टता समाप्त हुई तो 3 एक साथ चले गए और 2 एक साथ चले गए। ऐसा हमने समझा भी था। कब 3 वाले ऊपर जाएंगे, कब 2 वाले ऊपर जाएंगे।
3 वाले ऊपर कब जाएंगे? जब लिगेंड अक्षों के बीच से आएगा। उसके बाद जब लिगेंड अक्षों के अनुदिश आएगा तब अक्ष वाले भागेंगे दूर। इसका मतलब बाकी के जो बच्चे 2 हैं अर्थात EG सेट ऊपर भागेंगे, और अगर अक्षों के बीच से आएगा तो T2G सेट ऊपर भागेंगे। यही चीज हमको यहाँ पे लिखना है। इसी प्रक्रिया को हम डीडी विपाटन कहते हैं। डीडी विपाटन पढ़ना है, डीडी विपाटन को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ना है। उसके बाद 1-2 का विन्यास पढ़ना है हमको, अष्टफलकी और चतुष्फलकी का। तो लिखो फटाफट, अब नीचे लिखो। नीचे लिखना इंडिकेट पॉइंट काली पेन से। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की प्रमुख परिकल्पनाएं निम्न प्रकार हैं। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की प्रमुख परिकल्पनाएं निम्न प्रकार हैं। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की प्रमुख परिकल्पनाएं निम्न प्रकार हैं। शुरू करो, इनकी परिकल्पना कुछ लिख लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। प्रमुख परिकल्पनाएं निम्न प्रकार है। पहला नंबर संकुल में हो गया ना। संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन लिगेंड के द्वारा घिरा होता है। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन लिगेंड के द्वारा घिरा होता है। लिगेंड के द्वारा घिरा होता है, हो गया ना। जिनमें एक या एक से अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। जिनमें एक या एक से अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। एक या एक से अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, हो गया ना। अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट, ऋणावेशित लिगेंड ऋणात्मक बिंदु आवेश माने जाते हैं। ऋणात्मक बिंदु आवेश माने जाते हैं। हो गया, क्या लिखे? ऋणात्मक बिंदु आवेश माने जाते हैं, हो गया ना। जबकि उदासीन लिगेंड द्विध्रुव माने जाते हैं। उदासीन लिगेंड द्विध्रुव माने जाते हैं, हो गया ना। जिनका ऋणावेशित सिरा हो गया ना, धातु आयन की ओर होता है।
धातु आयन की ओर होता है। अब देखो इस सिद्धांत में कहा क्या गया है, अभी तक के दोनों सिद्धांत में हमने पढ़ा, पहला सिद्धांत में तो कहीं इलेक्ट्रॉन की चर्चा ही नहीं हुई थी। दूसरे सिद्धांत में इलेक्ट्रॉन की चर्चा हुई तो हमने कहा कि केंद्रीय धातु परमाणु खाली ऑर्बिटल उपलब्ध कराता है, जहां पर लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन युग्म ले आते हैं, उसके डिब्बे में भर देते हैं। लेकिन ये सीएफटी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। समझ गए? होता क्या है, धातु आयन है तो धातुएं हमेशा कौन सा आयन बनाती हैं? धन आयन। लिगेंड आता है, अगर ऋणावेशित लिगेंड आ रहा है तो माइनस लेके आता है ना, और प्लस और माइनस के बीच कौन सा बल लगेगा जी? आयनिक आकर्षण बल लगता है, अर्थात वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल होता है, तो वो लग जाता है इनके बीच। और दूसरा, अगर कोई उदासीन लिगेंड आता है, तो उदासीन अगर आया तो उदासीन क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। ठीक है, तो अगर ये आया उदासीन अणु तो इसके ऊपर तो कोई आवेश ही नहीं है, तब इसका आकर्षण कैसे लगेगा? अगर कोई उदासीन अणु है तो उसमें भी तो दो भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु होते हैं, दो भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु होते हैं, और दो भिन्न प्रकार के अगर परमाणु हैं तो एक की विद्युत ऋणात्मकता कम होगी और दूसरे की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी ना। और विद्युत ऋणात्मकता के कारण हमने पढ़ा है कि साझे के इलेक्ट्रॉन जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है उसकी ओर अधिक आकर्षित होते हैं ना, तो उस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है और दूसरे वाले पर आंशिक धनावेश आ जाता है। जैसे हम बात करें HCl की, इसकी बात करें, ये एक यौगिक है ना, यौगिक, इसके ऊपर कोई आवेश रहेगा? नहीं रहेगा, अर्थात ये उदासीन रहेगा। लेकिन क्या होता है, इसमें साझे में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है? Cl की, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में न रहकर किसकी ओर विस्थापित रहेंगे? Cl की ओर, अर्थात इस पर आंशिक ऋणावेश रहेगा और इस पर क्या रहेगा? आंशिक धनावेश रहेगा। तुमने फिजिक्स के पहले या दूसरे चैप्टर में ही पढ़ा होगा, द्विध्रुव शायद पहले में ही पढ़े हो। जब दो आवेश या दो समान तथा विपरीत आवेश एक दूसरे के वैद्युत क्षेत्र में अति अल्प दूरी पर रखे जाते हैं, अति अल्प दूरी बोलना आवश्यक है, अति अल्प दूरी पर रखे जाते हैं, तो इस प्रकार बनी युक्ति द्विध्रुव कहलाती है, अर्थात डाइपोल। ठीक है ना, तो यह एक द्विध्रुव हो गया। कैसे? क्योंकि इस पर जितना ऋणावेश आएगा इस पर उतना ही धनावेश आएगा ना। और ये बहुत कम दूरी पर रखे भी गए हैं। क्या बंध यहाँ रहता है, Cl यहाँ रहता है, यहाँ से यहाँ तक बंध बनता है? ऐसा बहुत पास आते हैं तभी तो बंध बनता है ना। बंध बनने के लिए परमाणुओं को पास आना पड़ता, पहली शर्त है किसी यौगिक के बनने की। ठीक है ना, तो अब क्या हुआ, ये अति अल्प दूरी पर भी है और जितना आवेश इस पर ऋणावेश आया है उतना इस पर धनावेश आया है। इसका मतलब ये क्या बन गया? डाइपोल बन गया, अर्थात द्विध्रुव बन गया, बना ना। तो अब इसमें देखो, एक सिरा इसका ऋणावेशित बन गया और एक सिरा क्या बन गया? धनावेशित बन गया, अर्थात अणु होते हुए भी इसमें आवेश है कि नहीं है? अणु होते पूरे पर तो आवेश जीरो ही दिखेगा। क्यों जी? क्योंकि जितना ऋणावेश उतना धनावेश कट के तो जीरो हो ही जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब जब अंदर बात करेंगे तो एक सिरा ऋणावेशित और एक सिरा धनावेशित होगा, यही तो द्विध्रुव बना। अब ये धनावेशित है धातु ना, ये धातु आयन है, ध्यान देना, धनावेशित है और अणु आ रहा था उदासीन वाला, तो इसमें डाइपोल बना हुआ था, एक धनावेशित सिरा और एक ऋणावेशित सिरा। तो क्या इसका धनावेशित सिरा इसकी ओर आएगा? नहीं आएगा। कौन सा आएगा? ऋणावेशित सिरा इसकी ओर आएगा और इनके बीच फिर वही वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल लगा। दिखाई दे रहा है? तो यह सिद्धांत ये मानता है कि इनको जुड़ने के लिए किसी इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान की आवश्यकता नहीं है, इनके ऊपर जो आवेश है वही इनको जोड़ने के लिए काफी। समझ गए? ये चीज को ध्यान में रखना है। किसके कारण ये जुड़े हुए हैं? वैद्युत स्थैतिक अंतःक्रिया के कारण जुड़े हुए। तो लिखेंगे इसमें इसमें देखो, वो प्रेरित द्विध्रुव होता है, वो प्रेरित द्विध्रुव होता है, इनमें अस्थायी द्विध्रुव बना होता है। प्रेरित द्विध्रुव कब उत्पन्न होता है? जैसे दो समान परमाणुओं के बीच बंध से अणु बन जाए, तब बताओ कहां जाएगा इलेक्ट्रॉन? तब तो ठीक बीच में रहेगा ना, तो न किसी पे धनावेश न किसी पे ऋणावेश, तब प्रेरणा की जरूरत यहां पड़ेगी।
लेकिन इनको कौन सी प्रेरणा की जरूरत है? नहीं, समान चिन्ह के नहीं रहा होगा, समान तथा विपरीत आवेश ये रहा होगा। मात्रा समान रहेगी परंतु आवेश विपरीत रहेगा। दोनों प्लस प्लस कर दोगे तो कैसे द्विध्रुव बनेगा? दोनों प्लस प्लस कर दोगे तो द्विध्रुव कैसे बनेगा? जाके फिर से ध्यान से पढ़ना। एक धनावेश होगा, एक ऋणावेश, मतलब एक प्लस क्यू रहा होगा, एक माइनस क्यू रहा होगा। ध्यान से देखना, उसमें एक प्लस क्यू रहा होगा और एक माइनस क्यू रहा होगा। क्यू सेम सेम रहेगा, क्यू नहीं बदल, प्लस और माइनस, ठीक है ना? ये ध्यान देना। आवेश की मात्रा समान होनी चाहिए परंतु आवेश का चिन्ह विपरीत होना चाहिए, तब डाइपोल का निर्माण होता है। सीधी सी बात तुम समझ लो, हमने यहाँ पे कहा कि दो समान तथा विपरीत आवेश एक दूसरे के वैद्युत क्षेत्र में अति अल्प दूरी पर रखे जाते हैं। जब हमने वैद्युत क्षेत्र की बात कर दिया और अति अल्प दूरी की बात कर दिया तो सोचो, ये एक आवेश है, वैद्युत क्षेत्र की अगर बात करें तो ये इतनी दूर तक कि परमाणुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है ना? और अगर इधर से भी एक धनावेश ले लें हम तो ये भी इतने दूर को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है। अब इनको जैसे ही तुम पास लाना शुरू करोगे और ये एक दूसरे के वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश किए तो आकर्षण करना प्रारंभ करेंगे, प्रतिकर्षण करना प्रारंभ करेंगे। प्रतिकर्षण करना प्रारंभ करेंगे तो क्या कभी अति अल्प दूरी पर आएंगे? नहीं आएंगे, तो डाइपोल निर्माण की कोई संभावना ही नहीं होगी। इसको ऋणावेश होना पड़ेगा। होना है कि नहीं होना है? इसका वैद्युत क्षेत्र कहता है कि हम खींचेंगे, ठीक है, और इसका वैद्युत क्षेत्र कहता है कि हम भगाएंगे। समान वाले को अपने की बात कर रहे हैं। अब देखो, जब ये दोनों पास पास आएंगे तो विपरीत आवेश हो गया ना ये, और विपरीत आवेशों में हमेशा क्या होता है? आकर्षण होता है। तो जैसे ही एक दूसरे के वैद्युत क्षेत्र में आने लगेंगे, एक दूसरे को खींचने लगेंगे, खींचेंगे और पास पास आ जाएंगे, तब किसका निर्माण होगा? डाइपोल का निर्माण होगा। तो डाइपोल निर्माण के लिए आवेशों का विपरीत होना आवश्यक है, ठीक है? ये चीज को ध्यान देना है। चलो आगे बढ़ो। तो वही चीज इनमें है कि अगर उदासीन लिगेंड आया, उदासीन लिगेंड, तो उदासीन लिगेंड में जो दोनों परमाणु होंगे, दोनों परमाणु अलग अलग होते हैं। जैसे उदासीन लिगेंड हमने बहुत सारा पढ़ा, ये एथिलीन डाइएमीन भी पढ़े थे, उसमें भी अलग अलग परमाणु थे। उसके बाद हमने कार्बन मोनोऑक्साइड को भी पढ़ा है उदासीन लिगेंड में, NH3 को भी हमने पढ़ा उदासीन लिगेंड में। ये सारे सारे अलग अलग परमाणु है कि नहीं इसमें? तो सब में डाइपोल बना रहेगा। ध्यान दे रहा ना, डाइपोल सब में बनेगा, जो भी उदासीन वाले हैं डाइपोल बनेगा। अब डाइपोल बना तो उदासीन होते हुए भी उनके अंदर कैसे आवेश रहते हैं? ऋणावेश और धनावेश। पूरा ऋणावेश धनावेश नहीं होता है, याद रखना, पूरा ऋणावेश धनावेश नहीं, आंशिक ऋणावेश धनावेश, लेकिन उतना आकर्षण के लिए काफी है। समझ गए? उतना आकर्षण के लिए काफी है। क्यों? क्योंकि आवेश बन गया तो आवेशों के बीच आकर्षण बल लगना शुरू हो जाता है। समझ गए? ये ध्यान दिए रहना। प्रेरण क्या है? जब किसी की प्रेरणा के द्वारा तुम्हारे अंदर कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, इसी को हम प्रेरण कहेंगे। सीधी सी बात। अभी यहाँ पे बैठे हुए हो सब लोग, हम बाहर हैं, अब एक लोग आराम से दो लोग से बात कर रहे हैं, सब लोग बात करना शुरू कर दिए। समझ गए? अभी इसी में 3-4 लोग पढ़ने लगे चुपचाप अपना, तो सब देखो पढ़ने लगेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर पढ़ने का जुनून है तो अभी तो कहें पढ़ने का जुनून ही नहीं है तो कहा तो बात ही करना है, कुछ कर लो। 10 लोग पढ़े तब वो खोद खोद की बात करेंगे, कहाँ पढ़ रहे हो, उनको बात कर लो तब पढ़ो। ये बतिया सुन लो, आज चलना है समोसा खाने चलना है, आज चलेंगे पट्टी चलेंगे, और सोनू मोनू क्या खाएंगे, आज चाउमीन खाएंगे। सोचे मतलब खोद खोद के पूछेंगे। जब नहीं पढ़ाना है तो अलग की बात है। लेकिन एक चीज सोचो, अच्छा कॉमन सेंस लगाओ, 2 लोग एक कमरे में बैठे हुए, ठीक है, दोनों लोग एक ही चीज की पढ़ाई कर रहे हैं और दोनों के अंदर कंपटीशन रहता है कि हम इनसे पीछे नहीं रहेंगे। सीधी सी बात है, हम इनसे पीछे नहीं रहेंगे, ये ध्यान देना। अब हुआ क्या कि जब एक पढ़ेगा तो दूसरा तुरंत पढ़ने बैठ जाएगा। सीधी सी बात है, ये ध्यान में रखे रहना। कभी भी तुम देख लेना, नहीं देखोगे तो अपने आप पे अनुभव कर लेना। कभी भी तुम अपने आप पे अनुभव कर लो कि जब एक लोग पढ़ेंगे दूसरा आराम से पढ़ने बैठ जाएगा। कंपटीशन में पढ़ाई होगी। अगर एक लोग एक दिन 2 बजे रात तक पढ़ लेना, दूसरा का 2:30 बजे रात तक दूसरे दिन पढ़ेगा। समझ गए? कंपटीशन रहेगा दोनों में। निष्कर्ष क्या निकला? ये प्रेरणा है। हुआ क्या इसमें? प्रेरणा कैसे उत्पन्न हुई? इसमें देखो माइनस प्लस पहले से ही था, फिक्स था। इनके पास न तो माइनस था न ही प्लस था, दिखाई दे रहा है। लेकिन जब ये आए इनके पास, कैसे भी आए होंगे, या तो प्लस अपना इधर लेके आए होंगे या तो माइनस अपना इधर लेके आए होंगे।
अगर अपना प्लस इधर लेके आए ना, तो धनावेश है तो जाहिर सी बात है तुरंत ऋणावेश को आकर्षित करेंगे कि नहीं करेंगे। तो जो बंध के इलेक्ट्रॉन अभी बीच में थे वो इनके कारण नहीं, इस धनावेश के कारण, आया समझ में, इन धनावेश के कारण ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इधर आकर्षित होंगे और जैसे ही थोड़ा सा इस Cl की तरफ आकर्षित हुए, इस पर कैसा आवेश आ गया, आंशिक ऋणावेश आ गया ना। और जैसे ही इनकी ओर आकर्षित हुए तो इस पर कैसा आवेश आ गया, आंशिक धनावेश आ गया। तो बन गया कि नहीं ऋणावेश और धनावेश। तो प्लस के साथ कौन बना, माइनस, और दोनों के बीच आकर्षण बल उत्पन्न हो गया। देख रहे हो, दोनों के बीच आकर्षण बल उत्पन्न हो गया कि नहीं हो गया। तो ये प्रेरणा के द्वारा उत्पन्न हुआ, पहले था क्या इनमें, नहीं था। और दूसरी बात, समान के बीच मान लो दोनों पे ना हो, तो दोनों पे नहीं होने से भी हो जाता है उत्पन्न कभी कभी। क्यों होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो स्थिर रहते नहीं है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं ना, कभी इस परमाणु की ओर आते हैं, कभी इस परमाणु की ओर आते हैं। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, अगर इसकी ओर आए तो इधर ऋणावेश बना, तो इधर उस समय क्या बन गया, धनावेश बन गया। और अगर उसकी ओर गए तो उधर ऋणावेश बन गया, इधर धनावेश बन गया। अब ये प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि साधारण परिस्थिति में हमें दिखता ही नहीं है कि किधर धनावेश बना किधर ऋणावेश बना। लेकिन जब ये दो लोग पास आते हैं ना, जब दो लोग पास आते हैं तब इनको पता लग जाता है कि किधर धनावेश बनाना है किधर ऋणावेश। क्योंकि देखो, अगर इसका घूम के आया इधर ऋणावेश तो तुरंत इसका इधर कौन आएगा, धनावेश आएगा। तो धनावेश ऋणावेश के बीच क्या लग गया, आकर्षण लग गया। अगर इधर इसका घूम के ऋणावेश आ गया, तुरंत इसका क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। तो ये अपना प्रेरणा के कारण दोनों लोग उत्पन्न कर ले रहे हैं, देख रहे हो, तो दोनों लोग में हो जाता है। तो ये प्रेरित द्विध्रुव है, और ये द्विध्रुव और प्रेरित द्विध्रुव है, और ये केवल द्विध्रुव। ठीक है, कहने का मतलब द्विध्रुव और प्रेरित द्विध्रुव कब बनता है, जब कोई द्विध्रुव आएगा और दूसरे को प्रेरणा से द्विध्रुव बना देगा, तब वो प्रेरित द्विध्रुव कहलाएगा। और अगर दोनों में द्विध्रुव नहीं था पहले, और प्रेरणा के कारण दोनों में बना हुआ है, तो ये प्रेरित द्विध्रुव और प्रेरित द्विध्रुव कहलाएंगे। ये ध्यान दिए रहना। चलो आगे देखो, चर्चा कहाँ करनी थी, कहाँ पहुंच गए हम लोग। चलो देखो, 2 पॉइंट हो गया ना, तीसरा पॉइंट लिखो। इस सिद्धांत के अनुसार धातु आयन और लिगेंड, आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा नहीं करते हैं, हो गया ना, इलेक्ट्रॉनों का साझा नहीं करते हैं, अर्थात इनके ऑर्बिटलों का अतिव्यापन नहीं होता है, नहीं होता है। इनके ऑर्बिटलों का अतिव्यापन नहीं होता है, हो गया ना। अतः इलेक्ट्रॉन धातु आयन के ऑर्बिटल में प्रवेश नहीं करते हैं, हो गया ना। ये तो सीधा इसके पहले वाले सिद्धांत का विपरीत हो गया। इसके पहले सिद्धांत में हमने यही देखा था ना, संकरण के बाद जो होता है वो खाली डिब्बा उपलब्ध कराता है और उसी खाली डिब्बे में इलेक्ट्रॉन आके रहते हैं। लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश ही नहीं करते हैं। यहाँ का नियम यही कह रहा है
ये दोनों पास पास आते हैं, इनके बीच आकर्षण बल लग जाता है, खत्म काम। समझ गए? बाकी इलेक्ट्रॉनों का कोई आदान प्रदान नहीं होता है इनके बीच। समझ गए? अब ये लोग अपना अपना जाने, जो भी मतलब कहने का क्या है यहाँ पे कि कुछ गुणों की व्याख्या ये करते हैं, कुछ गुणों की व्याख्या वो करते हैं। अब ये संरचना की व्याख्या नहीं कर पाते हैं। समझ गए? ये दो ही चीज पे मुख्य रूप से ध्यान देते हैं, एक चतुष्फल की, एक अष्टफल की। चतुष्फल की में कहेंगे चला जाएगा T2G या EG ऊपर, मतलब T2G और EG है, तो एक में चला जाएगा T2G ऊपर और एक में चला जाएगा EG ऊपर। बस यही इनका नियम है, दो ही नियम इन्होंने देखा है, बाकी आगे जानते ही नहीं है ये। आगे लिखो, कहां तक लिखे? ऑर्बिटल में प्रवेश नहीं करते। हो गया ना? काली पेन से लिख लेना। इस सिद्धांत के अनुसार धातु आयन और लिगैंड के बीच की अंतःक्रिया, धातु आयन और लिगैंड के बीच की अंतःक्रिया पूर्णतया वैद्युत स्थैतिक होती है। हो गया ना? ये चीज को ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट, बोले देखो, किसी विलगित मतलब उस पर किसी दूसरे का प्रभाव न हो, किसी विलगित गैसीय धातु परमाणु या आयन, किसी विलगित गैसीय धातु परमाणु या आयन में उसके पांचों डी ऑर्बिटल अपभ्रष्ट अवस्था में होते हैं। पांचों डी ऑर्बिटल अपभ्रष्ट अवस्था में होते हैं। पांचों डी ऑर्बिटल अपभ्रष्ट अवस्था में होते हैं। हो गया ना? आगे लिखना। इनकी अपभ्रष्ट अवस्था तब तक बनी रहती है, इनकी अपभ्रष्ट अवस्था तब तक बनी रहती है। आगे काली पेन से लिख लेना। इनकी अपभ्रष्ट अवस्था तब तक बनी रहती है जब तक कि लिगैंडों के द्वारा हो गया ना, उत्पन्न क्षेत्र सममित होता है। लिगैंडों के द्वारा उत्पन्न क्षेत्र सममित रहता है। लिगैंडों के द्वारा उत्पन्न क्षेत्र सममित रहता है। ये चीज को ध्यान देना। कहने का मतलब, पहले अगर कोई धातु परमाणु या आयन है, कोई धातु परमाणु या आयन है, तो उसके जो डी ऑर्बिटल होंगे अपभ्रष्ट अवस्था में रहेंगे। अपभ्रष्ट अवस्था में मतलब उनकी ऊर्जा सबकी समान होगी। तो देखो एक चीज पहले समझ लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं।
हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो ऊर्जा क्या हो रही है, बढ़ रही है। अभी एक धातु परमाणु का d ऑर्बिटल था जिसके पांचों d ऑर्बिटल समान थे। किसका है ये? विलगित गैसीय धातु आयन या परमाणु भी हो सकता है का d ऑर्बिटल। ठीक है ना, ध्यान देना, विलगित गैसीय धातु परमाणु या आयन का d ऑर्बिटल है। अभी इनकी पांचों की ऊर्जा समान है क्योंकि जब नीचे से ऊपर जाएंगे तब तो ऊर्जा बढ़ेगी। अब उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, जब आ गया लिगैंड क्षेत्र, ध्यान देना, लिगैंड क्षेत्र आया लेकिन सममित आया। सममित मतलब समान। अब समान कैसे हो सकता है? चारों तरफ से आए, अक्ष से भी आए और अक्ष के बीच से भी आए, अक्ष से भी आए और अक्ष के बीच से भी आए। कहने का मतलब ये क्षेत्र है, दो चीजें हमारे पास है, एक अक्ष वाला क्षेत्र है और एक अक्ष के बीच वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो अगर लिगैंड इधर से भी आ जाए इधर से भी आ जाए तब कहेंगे सममित क्षेत्र है। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, या तो लिगैंड अक्ष से ही आते हैं या लिगैंड अक्ष के बीच से ही आते हैं। इसका मतलब ये हमारी कल्पना मात्र है, लेकिन अभी बनाना तो पड़ेगा पहले। ठीक है, तो होता क्या है, अगर सममित लिगैंड क्षेत्र आया, कौन सा लिगैंड क्षेत्र? सममित, तो अब होगा क्या? देखो, लिगैंड क्षेत्र आने पे इनकी ऊर्जा बढ़ेगी, फिक्स है। लिगैंड क्षेत्र आने पर इनकी ऊर्जा बढ़ेगी, फिक्स है, होगा ना। अब अगर लिगैंड अक्ष के बीच से आया तो बीच वाले की ऊर्जा बढ़ेगी, अक्ष से आया तो अक्ष वाले की ऊर्जा बढ़ेगी। तो अभी हम फिलहाल सममित की बात कर रहे हैं ना, मतलब अक्ष से भी आ रहा है और अक्ष के बीच से भी आ रहा है, तो दोनों की ऊर्जा बढ़ेगी, अर्थात T2G की भी ऊर्जा बढ़ेगी और Eg की भी ऊर्जा बढ़ेगी, मतलब दोनों बढ़ जाएंगे, ऊपर बढ़ेगा ना। तो सममित क्षेत्र की बात क्या हुई, दोनों बढ़े और दोनों अभी भी समान रहे, क्योंकि दोनों बढ़ गए ना। ध्यान देने वाली बात है, ये किस क्षेत्र की बात हो रही है? सममित की। तो सममित क्षेत्र में कौन सा ऑर्बिटल? d ऑर्बिटल, हो गया ना। लेकिन ये हमारी एक कल्पना मात्र है, वास्तव में या तो लिगैंड कहां से आएगा, अक्ष से आएगा, या तो लिगैंड अक्ष के बीच से आएगा। तो एक बारी हम अक्ष से ले आते हैं और एक बारी अक्ष के बीच से लाते हैं। देखो, अगर अक्ष से आया तो कौन ऊपर जाएगा? अब दो सेट बना है ना हमारा, एक T2G और एक Eg। तो जो Eg रहता है वो कहां पर रहता है? अक्ष पर रहता है ना। जो Eg सेट है वो कहां पर रहता है? अक्ष पर रहता है, और जो T2G सेट है वो बीच में रहते हैं। तो अगर यहां हमने माना कि जो लिगैंड क्षेत्र है वो अक्ष के बीच से नहीं आ रहा है, कहां से आ रहा है? अक्ष से आ रहा है, तब किसकी ऊर्जा बढ़ेगी? नीचे वाले की ऊर्जा बढ़ेगी, अर्थात कौन ऊपर जाएगा? ये Eg ऊपर चला जाएगा और बाकी बचा कौन? T2G। इसकी ऊर्जा नहीं बढ़ पाई, कम हो गई। देख रहे हो? उसके बाद इधर साइड में देख लो, इधर साइड में क्या हुआ? अक्ष के बीच से अगर आ गए, अक्ष के बीच से, तो कौन ज्यादा प्रतिकर्षित होगा जी? T2G। तो T2G ऊपर भाग जाएगा और इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, और Eg नहीं भाग पाया तो वो नीचे ही रह गया और इसकी ऊर्जा क्या हो गई? कम हो गई। तो ये हमारा ऑर्बिटलों का अभ्रष्टता समाप्त होने की प्रक्रिया हो गई। उतनी भी रह सकती है, कम भी हो सकती है। हमको दिखाना था थोड़ा अलग अलग, इसलिए सीधा नहीं करके दोनों तिरछा दिखा है। ठीक है, ये चीज को ध्यान देना है। अब देखो हुआ क्या, ये हमारा कौन सा सेट है? T2G, ये क्या है? Eg। यहाँ पे ये T2G है और ये Eg है। तो ये अक्ष से आने की कहानी हो गई, ये अक्ष के बीच से आने की कहानी हो गई। अब जो चतुष्फलकी और अष्टफलकी की बात किया है, इसमें से कौन सा होता है? हाँ, ये वाला अष्टफलकी क्षेत्र होता है
और ये वाला चतुष्फलकी क्षेत्र होता है। तो हम यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अष्टफलकी क्षेत्र में लिगैंड अक्षों से आते हैं। कहां से आते हैं? अक्षों से। और चतुष्फलकी क्षेत्र में लिगैंड कहां से आते हैं? अक्षों के बीच से आते हैं। इस सिद्धांत में यही दो माना गया है, बस समझ गए। अब यहां से जो दो सेट में टूट गए, Eg की ऊर्जा कम हो गई और T2G की ऊर्जा क्या हो गई? अधिक हो गई। अब अगर इसमें हमको 4 इलेक्ट्रॉन भरना है तो कैसे भरेंगे? साधारण परिस्थिति में इसमें बताओ 4 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? इस वाले में कुंड के नियम से ना, कैसे? 1 2 3 4 हो गया ना। अब यही ऑर्बिटल तो दो भाग में टूटा है ना, अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? यहां पे 1 2 3 और इधर 4, कहां भरेगा? पहले अभाव नियम से ये पूरा भर जाएगा तब ऊपर जाएगा ना। अब यहीं पे ध्यान देना है, इसी प्रकार से इनके खेल का निर्धारण होता है। तो वास्तव में ये प्रमुख रूप से चुंबकीय गुण की व्याख्या करने के लिए आया है। देखो इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए तो कह दिए क्या है? ये प्रतिचुंबकीय है ना। और अगर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित ही रहे होते तब क्या कहते? इसको अनुचुंबकीय कहते। समझ गए? तो ये प्रक्रिया जो हुई है, डी ऑर्बिटल दो भाग में टूटा है, इसको हम कहते हैं डीडी विपाटन। तो अगले पॉइंट में हम डीडी विपाटन पढ़ने वाले हैं। इनके बीच जो ऊर्जा का अंतर है इसे ही हम CFSE कहते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। तो भी अनुचुंबकीय होगा। अगर अयुग्मित दिखा तो अनुचुंबकीय होगा। चलो अभी देखते हैं, अभी कुछ एग्जांपल देखेंगे, एक दो एग्जांपल पढ़ेंगे इसमें। पहले लिखो फटाफट अगला वाला। हाँ पहले कुछ लिख लो तब छापना ना। यहाँ पे लिख देना कौन सा क्षेत्र है ये? चतुष्फलकीय है ना, ये चतुष्फलकीय क्षेत्र है और ये अष्टफलकीय क्षेत्र है और ये सममित क्षेत्र है। तो वास्तव में कोई सममित नहीं होता है, ध्यान दिए रहना। या तो अक्ष से ही आएगा या अक्ष के बीच से ही आएगा। तो लिखो इसमें कहां तक लिखे? अगला पॉइंट लिखो। जब कोई संकुल यौगिक बनता है, जब कोई संकुल यौगिक बनता है जब कोई संकुल यौगिक बनता है जब कोई संकुल यौगिक बनता है तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन केंद्रीय धातु परमाणु या आयन लिगैंडों के द्वारा घिर जाता है। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन लिगैंडों के द्वारा घिर जाता है। लिगैंडों के द्वारा घिर जाता है। हो गया ना। आगे लिखना, यदि लिगैंड क्षेत्र सममित है तो, यदि लिगैंड क्षेत्र सममित है तो यदि लिगैंड क्षेत्र सममित है तो हो गया। क्या लिखे? यदि लिगैंड क्षेत्र सममित है तो डी ऑर्बिटल अभ्रष्ट रहते हैं। सममित है तो डी ऑर्बिटल अपभ्रष्ट रहते हैं। ये बात हो गई। देखो पहले आयन का था डी ऑर्बिटल और यहाँ पे लिगैंड क्षेत्र अगर सममित है तो डी ऑर्बिटल अभी भी क्या है? अभ्रष्ट है, क्योंकि इनकी ऊर्जा क्या है? समान है। ठीक है ना। आगे लिखेंगे, परंतु अधिकांश संकुलों में अब देखो
अधिकांश संकुल की बात की गई। हम लोग जब समन्वय संख्या पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने कहा कि समन्वय संख्या 6 के यौगिक सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, उसके बाद समन्वय संख्या 4 के यौगिक सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। कहने का मतलब जो हमारे पास संकुल यौगिक है उनमें सबसे ज्यादा 6 और किसके हैं, 4 के हैं। इसलिए इस सिद्धांत ने केवल 6 और 4 की ही चर्चा की है। 6 जिसमें आता है उसका कैसा होता है, अष्टफल की, और 4 जिसमें आता है उसका कैसा होता है, चतुष्फल की होता है ना। ये चीज को ध्यान में रखना, इसीलिए केवल 2 की ही चर्चा ये करता है, बाकी रेखीय त्रिकोणीय की चर्चा ये नहीं करता है। आगे लिखो, कहां तक लिखे। परंतु अधिकांश संकुलों में, हो गया ना, लिगेंड द्वारा उत्पन्न क्षेत्र सममित नहीं होता है। लिगेंड द्वारा उत्पन्न क्षेत्र सममित नहीं होता है, सममित नहीं होता है। इसलिए 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 पांचों डी ऑर्बिटल, इसलिए पांचों डी ऑर्बिटल एक समान रूप से प्रभावित नहीं होते हैं। इसलिए पांचों डी ऑर्बिटल एक समान रूप से प्रभावित नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। हो गया ना। तथा तथा भिन्न ऊर्जा के दो समुच्चयों, भिन्न ऊर्जा के दो समुच्चयों T2G और EG, T2G और EG में विभक्त हो जाते हैं। T2G और EG में विभक्त हो जाते हैं। T2G और EG में विभक्त हो जाते हैं। काली पेन से लिख लेना आगे। अतः लिगेंडों के असम्मित प्रभाव के कारण, लिगेंडों के असम्मित प्रभाव के कारण, यह असम्मित प्रभाव के कारण ही हुआ है ऐसा। सम्मित होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लिगेंडों के असममित प्रभाव के कारण, लिगेंडों के असम्मित प्रभाव के कारण, हो गया ना। क्या लिखेंगे आगे। धातु आयन के अपभ्रष्ट डी ऑर्बिटलों का, धातु आयन के अपभ्रष्ट डी ऑर्बिटलों का, अपभ्रष्ट डी ऑर्बिटलों का दो सेटों, सेट मतलब समुच्चय, दो सेटों T2G और EG, T2G और EG में विभक्त होना ही हो गया। DD विपाटन कहलाता है। D', ये रहेगा D', स्मॉल d', विपाटन। हो गया, कहलाता है। तो ये DD विपाटन की परिभाषा हो गई, याद कर सकते हो। इसको पूछा जा सकता है DD विपाटन किसे कहते हैं, इसका कारण बताइए। तो कारण तो तुमने समझ ही लिया। कारण क्या था, अगर अष्टफलकीय क्षेत्र था तो लिगेंड कहां से आए थे, अक्षों से आए थे। इसलिए किसने अधिक प्रतिकर्षण का अनुभव किया जी, EG सेट ने अधिक प्रतिकर्षण का अनुभव किया और भाग गए ऊपर, तो T2G नीचे रह गया। हो गया कि नहीं हो गया। उसके बाद जब लिगेंड क्षेत्र अक्षों के बीच से आए, अर्थात कौन सा, चतुष्फल की, तो किसने अधिक प्रतिकर्षण का अनुभव किया, T2G ने, वो भाग गए ऊपर, बचे कौन, EG नीचे बच गए। हो गया। तो इस प्रकार से ये दोनों अलग अलग टूट जाते हैं। तो DD विपाटन का कारण यही है, अर्थात लिगेंडों का या तो अक्ष से आना या तो अक्षों के
बीच से आना। ठीक है, यही डी विपाटन का कारण है, इसको हम लोग कल लिख लेंगे। डी विपाटन का कारण क्या है? हाँ, फिगर बना लो इसको। इसमें दोनों की बात एक साथ कर ली गई है, चाहो तो दोनों अलग अलग भी बना सकते हो, लेकिन ज्यादा समय लग जाएगा। दोनों अलग अलग बनाना है तो पहले इतना हिस्सा एक साथ बना लो, फिर इतना हिस्सा एक साथ बना लेना। ठीक है, तो ये चतुष्फलकी क्षेत्र का डी विपाटन इधर वाला हो जाएगा और ये अष्टफलकी क्षेत्र का डी विपाटन हो जाएगा। नहीं, इलेक्ट्रॉन मत भरना, इलेक्ट्रॉन नहीं भरना, तो एक एग्जाम्पल दिखाए थे। इसमें और इसमें है? ये कब था? जब उस पर किसी का प्रभाव नहीं था। ठीक है ना? और ये कब आया? जब लिगेंड आ गया था तब। और लेकिन लिगेंड आया था तो समान रूप से आया था, मतलब अक्षों से भी आया था, अक्षों के बीच से भी आया था, तब की प्रक्रिया है ये। लेकिन हमने कहा कि अधिकांश यौगिक जो हमारे पास है उसमें या तो अक्ष से आएगा या तो अक्ष के बीच से आएगा, मतलब ये हमारी कोरी कल्पना मात्र है कि सममित क्षेत्र होता है। कभी सममित क्षेत्र नहीं हो पाता है, या तो अक्ष से ही आएंगे या तो अक्ष के बीच से ही आएंगे, मतलब वास्तव में या तो ये बनना है या तो ये बनना है। तो कहने का मतलब जब सममित आया होता तो सबका प्रतिकर्षण लगा होता सभी पे, तो सबका बढ़ जाता। देखो सबका बढ़ गया ना, पांचों का बढ़ गया है। लेकिन हुआ क्या? सममित नहीं आके क्या आया? असममित आया। असममित आया ना, तो असममित आने के बाद इसका देखो, इसमें जो 5 थे, 5 में से 3 का कम ही रह गया, 2 का ऊपर उठ गया। अब इसके देखो, ये वाला डिब्बा इसके नीचे क्यों बनाए हैं ये सोचो। ये डिब्बा वास्तव में इसके बराबर रहेगा, थोड़ा सा नीचे दिख रहा है। क्यों जी? क्योंकि ये तो हमारा सममित क्षेत्र आने का है ना। हमारे पास तो प्रक्रिया ये थी पहले, देख रहे हो, ये चीज था हमारे पास। इसी में तो असममित आया होगा, इसके पास असममित आया होगा। इसके पास ऐसा थोड़ी ना होता है कि पहले सम्मित आके फिर असममित होगा। अरे वो पहले से असममित होके आएगा ना। तो हमारे पास ये 5 रहेंगे और असममित आएगा, और असममित अगर अक्षों से आया तो इसमें से 2 लोग ज्यादा प्रतिकर्षण का अनुभव किए तो ऊपर भाग गए और बाकी 3 यहीं बचे रह गए ना। तो ये वाला इक्वल इसके होना चाहिए। तो सही से बना लेना, सामने सामने, मतलब ये वाला इसके इक्वल और ये इसके इक्वल हो जाएगा। बना लो, बाकी चीजें कल देखते हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे है लेकिन बराबर कर लेना इसको तुम लोग। लाइन है तुम लोग की कॉपी में तो एक लाइन में कर लेना, ऐसा बन जाए।